हेलो एवरीवन। एक नया टॉपिक, एक नया दिन और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से चालू करते मीटिंग। मीटिंग्स कंपनी में होता है, ये आपको सबको पता है। तो पहले मीटिंग्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है मीटिंग और कैसे होता है मीटिंग। सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा, इस चैप्टर का नाम है जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग्स सीएमए इंटर में सीए इंटर में बोर्ड मीटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। सीएस वाले लोग के लिए सब है, बट ये सीए इंटर एंड सीएमए इंटर में बोर्ड मीटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। जनरल मीटिंग हमारे सिलेबस में है। सो जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझिए। पहले ही क्लास में हम लोग ये पढ़े थे कि कंपनी में मीटिंग्स होते हैं। कंपनीज में क्या होता है बच्चा लोग? मीटिंग्स। कंपनी में मीटिंग्स क्यों किया जाता है? कंपनी में मीटिंग क्यों किया जाता है? ताकि हम लोग किसी डिसीजन पे पहुंच पाए। डिसीजन पे अपने कैसे पहुंचते हैं सर? वोट के थ्रू। डिसीजन पे आप लोग कैसे पहुंचते हो? वोट के थ्रू। वोट कैसे होता है आप लोगों को पता है? ओआर और एसआर, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। तो वही आज ये टॉपिक है, उसी का थोड़ा डिटेल डिस्कशन है। टॉपिक का नाम है जनरल मीटिंग। तो आप ही बताइए, मीटिंग दो तरह के होते हैं। मीटिंग आर ऑफ टू टाइप्स, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, जनरल मीटिंग हमारे सिलेबस में है। तो जो जनरल मीटिंग हमारे सिलेबस में है, जनरल मीटिंग भी तीन तरह के होते हैं। जनरल मीटिंग आर ऑफ थ्री टाइप्स। नंबर वन, एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, सॉरी एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड लास्ट क्लास मीटिंग। आज इसी पे हम अपने चैप्टर्स का पूरा अच्छी तरह से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पावर टू कॉल जनरल मीटिंग। किसके पास पावर है जनरल मीटिंग बुलाने का? हु हैज़ द पावर टू कॉल जनरल मीटिंग? पावर किसके पास है जनरल मीटिंग बुलाने का? जनरल मीटिंग का पावर दिया गया है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाने के लिए। बोर्ड टू कॉल जनरल मीटिंग। हमारे कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एम्पावर करता है बोर्ड को कि हम लोग बोर्ड जनरल मीटिंग बुलाए। तो एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एम्पावर्स द बोर्ड टू कॉल जनरल मीटिंग। यानी कि बोर्ड हैज़ अ पावर टू कॉल जनरल मीटिंग। बोर्ड हैज़ अ पावर टू कॉल जनरल मीटिंग। आगे आप समझोगे कि शेयर होल्डर लोग के भी पास पावर है जनरल मीटिंग बुलाने का, बट अभी के लिए आपको इतना ही जान के रखना है कि बोर्ड के पास ही इनिशियली पावर है जनरल मीटिंग बुलाने का। तो अगर आप बात कर रहे हो मीटिंग में, तो मीटिंग कौन बुला सकता है उसको मैं आपके लिए कंक्लूड कर देता हूँ चार्ट के हिसाब से। मीटिंग कौन कौन बुला सकता है? देखिए, मीटिंग बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बुलाते हैं। कुछ केसेस में शेयर होल्डर बुलाते हैं और कुछ केसेस में एनसीएलटी बुलाते हैं, यानी कि ट्रिब्यूनल बुला लेते हैं। ऐसे जनरल मीटिंग बुलाने का सबसे पहला पावर हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही है, लेकिन किसी किसी केस में शेयर होल्डर भी बुला सकते हैं और कुछ सर्कमस्टेंसेस से। कुछ का मतलब मेरा बात यह है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग नहीं बुला पाए टाइम पे, एनुअल जनरल मीटिंग टाइम पे करना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुला पाए, नहीं कर पाए टाइम पे, तब ट्रिब्यूनल आ जाता है और मीटिंग करवा देता है। तब ट्रिब्यूनल आ जाता है, एनसीएलटी आ जाता है, बोलता है तुम हटो, तुम लोग मीटिंग नहीं करवाया पाया, डायरेक्टर बनाया, तुम लोग मीटिंग नहीं करवाया पाया, हम कराएंगे मीटिंग। तब उन लोग को बुलाया जाता है। सो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो चुका है। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। पावर टू कॉल जनरल मीटिंग, किसके पास पावर है? नंबर वन, सर इनिशियली बोर्ड के पास है, शेयर होल्डर के पास है, ट्रिब्यूनल के पास है। बोर्ड के पास ही पावर है बेसिकली, शेयर होल्डर के पास एक ही केस में ईजीएम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मीटिंग तीन तरह का होता है, एनुअल, एक्स्ट्रा, क्लास। तो जो क्लास मीटिंग है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, उसको बुलाने का अधिकार किसके पास है? डायरेक्टर के पास, सॉरी शेयर होल्डर के पास है। ठीक है, ओके। फिर देखिए ये लाइन, वही जो मैंने बोला, ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो कॉल मीटिंग। कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो येलो डट्टी फेलो टाइप लग रहा है। ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो कॉल मीटिंग इफ डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 96। डिफ़ॉल्ट ऑफ सेक्शन 96 का मतलब अगर एनुअल जनरल मीटिंग टाइम पे नहीं बुलाया गया तो ट्रिब्यूनल खुद ही मीटिंग बुला सकता है। अगर कोई कोई पिटीशन फाइल किया है मेंबर, या फिर सुओ मोटो का मतलब खुद से, या फिर पिटीशन फाइल बाय एनी मेंबर। तो ये पूरा पैरा को मैं अगर कंक्लूड कर दूं वापस से आपके लिए, ये पूरा पैरा को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो ये देखिए इसका कंक्लूजन। सबसे पहला, मीटिंग बुलाने का पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही है। दूसरा, शेयर होल्डर मीटिंग बुला सकता है।
वो भी कौन सा मीटिंग शेयर होल्डर बुला पाएगा, EGM, उसको छोड़ के कोई भी मीटिंग शेयर होल्डर नहीं बुलाएगा। तीसरा, ट्राइब्यूनल भी मीटिंग बुला सकता है, कब, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाता है मीटिंग बुलाने पे, तो कैसे बुला लेगा, कोई मेंबर फाइल किया होगा केस तब, या फिर वो खुद से बुला सकता है, दैट इज कॉल्ड सुओ मोटो। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पैरा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरा पैरा में जा रहे हैं, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट टू कॉल अ वैलिड मीटिंग। वैलिड मीटिंग करने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन हम लोग को फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल है वो ये है कि मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कॉल्ड, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, और मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कंडक्टेड। Properly called, convened and conducted. Meeting must be properly called, meeting must be properly convened, meeting must be properly conducted. ये तीन एसेंशियल एलिमेंट आपको ध्यान रखना। बोलिए क्या क्या, मेरे साथ बोलिए, प्रॉपरली कॉल्ड, प्रॉपरली कन्वीन्ड एंड प्रॉपरली कंडक्टेड। और जो बच्चा आराम से लेट के वीडियो देख रहा है वो चुपचाप उठ जाए। मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कॉल्ड, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कंडक्टेड। ठीक है, प्रॉपरली कॉल्ड मतलब क्या होता है, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कॉल्ड का मतलब कैसे कॉल होना चाहिए, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कॉल्ड का मतलब होता है प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा, सर्विंग प्रॉपर नोटिस, प्रॉपर अथॉरिटी, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है तो वो मीटिंग बुला रहा हो, कैसे बुला रहा हो, नोटिस देखिए। प्रॉपरली कन्वीन का मतलब क्या है, कोरम होना चाहिए, प्रॉक्सी होना चाहिए, चेयरमैन होना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपरली कंडक्टेड का मतलब है कि कोई भी अच्छी तरह से, ई वोटिंग है तो ई वोटिंग फैसिलिटी के थ्रू, पोल, शो ऑफ हैंड, अच्छी तरह से कंडक्ट होना चाहिए मीटिंग। तो क्लियर हुआ। सो आई होप आपको ये पैरा भी क्लियर हो गया। तो मैं इसको भी कंक्लूड कर दूँ अगर आपके लिए, तो बहुत सिंपल सा था ये पैरा। ये दोनों पैरा को एक बार लास्ट कंक्लूड कर देता हूँ आपके लिए एक साथ। दोनों पैरा को लास्ट कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जनरल मीटिंग बुलाने का पावर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, लेकिन शेयर होल्डर एक ही मीटिंग बुला सकता है अगर चाहे तो अपने रिक्वेस्ट पे, दैट इज़ EGM। ट्राइब्यूनल को, NCLT को अगर पता चला कि आप सेक्शन 96 यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग टाइम पे नहीं बुलाए हैं, तब अगर कोई बंदा पिटिशन फाइल किया तब, या फिर खुद से वो मीटिंग बुला सकता है। ठीक है, तीन एसेंशियल एलिमेंट है मीटिंग को वैलिड कहलाने के लिए। अगर आप बोलना चाहते हो ये जनरल मीटिंग आपका वैलिड है तो आपको ये तीन कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। नंबर 1 कंडीशन क्या है, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कॉल्ड एंड मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कंडक्टेड। ये तीन कंडीशन फुलफिल करना। मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कॉल्ड मतलब प्रॉपर अथॉरिटी द्वारा, प्रॉपर नोटिस द्वारा। दूसरा चीज़ मैंने क्या बोला, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कन्वीन, प्रॉपरली कन्वीन मतलब कोरम, चेयरमैन, प्रॉक्सी अगर है तो अच्छी तरह से होना चाहिए, और मीटिंग मस्ट बी प्रॉपरली कंडक्टेड। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टाइप ऑफ जनरल मीटिंग, दैट इज सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग। सेक्शन 96 डील करता है एनुअल जनरल मीटिंग। ये आप समझ सकते हो एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है, साल में एक बार होने वाला मीटिंग। तो हर कंपनी को जनरल मीटिंग करना है, लेकिन OPC को जनरल मीटिंग नहीं करना। भाई OPC में मिनिमम मेंबर बोलना 1, तो अकेले के साथ मीटिंग करेगा क्या बैठ के, मैं अकेले बैठा रहूँगा क्या, नहीं। इसीलिए मैंडेटरी नहीं, करना चाहता है करो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऑल कंपनी मस्ट होल्ड, पहला लाइन देखिए, ऑल कंपनी मस्ट होल्ड जनरल मीटिंग, हाउएवर OPC इज़ नॉट अलाउड टू होल्ड AGM। तुमको AGM करने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे फ्यूचर में किसी और कंपनी को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है AGM ना करने के लिए। ऐसे हर कंपनी को AGM करना है, OPC को अलाउड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में चाहे तो किसी और कंपनी को भी एग्जेम्प्ट कर सकते हैं AGM करने से, मतलब मना कर सकते हैं कि तुमको भी नीड नहीं है। अब देखिए AGM, ध्यान से समझिए, AGM एनुअल जनरल मीटिंग अगर फर्स्ट है, यानी कि आप फर्स्ट टाइम एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हो, तो आपका AGM हो जाना चाहिए 9 मंथ, विद इन 9 मंथ, क्या बोले, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और अगर आपका सब्सिक्वेंट AGM है उसका रूल अलग है। अगर आपका सब्सिक्वेंट AGM है उसका रूल क्या है, उसका रूल है 15 मंथ्स फ्रॉम लास्ट AGM, 15 महीना फ्रॉम लास्ट AGM, या फिर 6 मंथ
फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट पड़ेगा उस दौरान आपको कर लेना है, उस दौरान आपको अपना EGM कर लेना। हम क्या बोले, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट AGM एंड 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये सब्सिक्वेंट AGM का फर्स्ट AGM विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। AGM 9 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए, फर्स्ट AGM 9 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए आपके फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। एक चीज़ याद रखिएगा, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है फर्स्ट टाइम आपका, सपोज करिए आपका जनवरी 20 में कंपनी खुला है, ठीक है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 20। ध्यान से समझे जो मैं समझा रहा हूँ। 1 जनवरी 2020 में मेरा कंपनी खुला है, ठीक है, 1 जनवरी 20 में मेरा कंपनी खुला है और 31 मार्च को मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपको तब समझ आएगा अगर आप ये लाइन पढ़ोगे एक बार मेरे साथ। ये देखिए, ये लाइन पे मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले ये वाला लाइन देखिए, ऑल कंपनी मस्ट होल्ड जनरल मीटिंग, OPC इज नॉट अलाउड। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम कर सकते, क्लियर हो गया। ये देखिए, ये ध्यान से पढ़िए, फर्स्ट AGM मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और अगर आप इस 9 महीना के अंदर फर्स्ट AGM नहीं कर पाए, आपको कोई भी तरह का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, कोई भी तरह का फर्स्ट AGM में आपको टाइम लिमिट का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, आपको किसी हाउ 9 महीना के अंदर करना ही पड़ेगा। तो सर ये मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो सर ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है, कैसे समझेंगे इस फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को कैसे समझेंगे सर? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को थोड़ा समझाइए। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बेटा बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च of the next year. First financial year is ending on 31st March of next year. Next year कहाँ से? Following the calendar year in which company is incorporated. In which company is incorporated. ठीक है, मतलब कैलेंडर ईयर का नेक्स्ट ईयर मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, कैलेंडर ईयर का नेक्स्ट ईयर मेरा फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, कैलेंडर ईयर का नेक्स्ट ईयर मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। कैलेंडर ईयर का, जस्ट अ मिनट, हाँ, कैलेंडर ईयर का नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च का एंड मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एंड होगा। यानी कि कैलेंडर ईयर, सपोज करिए कैलेंडर ईयर 2020 में मेरा कंपनी खुला है, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर में मेरा कंपनी कभी भी खुला हो, ठीक है, कैलेंडर ईयर का नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में, कैलेंडर ईयर के नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर। तो सपोज करो बच्चा लोग, मेरा कंपनी खुला है 1 दिसंबर 2020। 1 दिसंबर 2020 को हम अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हमको 9 महीना जानना है, तो हमको फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, ये देखो लाइन को मैच करो, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर, यानी कि 2021 का 2020 फॉलोइंग द कैलेंडर ईयर का 2020 का नेक्स्ट ईयर क्या है? 2021। इसका 31 मार्च को मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर किस पे फॉल हुआ? 2021 पे। फाइनेंशियल ईयर कब फॉल हुआ? 2021 पे। 31 मार्च से 9 महीना बाद मेरा AGM हो जाना चाहिए। सो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस 9 महीना के अंदर मेरा फर्स्ट AGM हो जाना चाहिए। अगर ये कुछ इस तरह रहता, जनवरी 21 में मेरा कंपनी खुल रहा होता,
तो कैलेंडर ईयर का नेक्स्ट ईयर जो आपका रहेगा उसका 31 मार्च, तो कैलेंडर ईयर का 21 का कैलेंडर ईयर का नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 22, 31 मार्च 2022 में मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। मार्च 2021 में मेरा कैलेंडर ईयर एंड नहीं होगा, क्योंकि कोई फाइनेंशियल ईयर ऐसा होता है कि 21 सुने हो, कैसा होगा 21-22। यही केस है जहाँ पे आप देखते हो कि आपका फाइनेंशियल ईयर 12 महीना से भी ज़्यादा है। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग कब, ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 31 मार्च, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च of the next year following the calendar year in which company is incorporated, following the calendar year in which company is incorporated। कैलेंडर ईयर का नेक्स्ट ईयर करना है, एकदम सिंपल याद रखना है, कैलेंडर ईयर का नेक्स्ट ईयर। कोई बोला आपसे अरे भाई सुन, मेरा कंपनी जनवरी, कैलेंडर ईयर का नेक्स्ट ईयर कर दो, कैलेंडर ईयर का नेक्स्ट ईयर खाली ऐड कर दो ना कैलेंडर ईयर का। कोई बोला मेरा कंपनी जनवरी 20 में खुला है, नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 में मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो ये चीज़ एकदम ध्यान दीजिएगा, ओके। सो ये लाइन ध्यान से समझिए, ऑल कंपनी मस्ट होल्ड जनरल मीटिंग, हर कंपनी को जनरल मीटिंग होल्ड करना है, ठीक है, लेकिन ओपीसी को अलाउड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे एग्जाम कर सकता है कोई भी क्लास ऑफ कंपनी को एजीएम करने से। फर्स्ट एजीएम होगा विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, आई होप समझ गए आप। अब ये सब्सिक्वेंट एजीएम कब होना चाहिए, सब्सिक्वेंट एजीएम मस्ट बी हेल्ड। सब्सिक्वेंट मतलब फर्स्ट एजीएम के बाद जब भी एजीएम होगा उसको सब्सिक्वेंट एजीएम बोलेंगे। तो कब होगा, 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम एंड 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। 15 month from the last AGM, 15 month from the last AGM, 15 month from the last AGM, 15 महीना from the last AGM या 6 month from the end of financial year, whichever is earlier। इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगा वो आपका ड्यू डेट हो जाएगा AGM का, वो आपका ड्यू डेट हो जाएगा AGM का, ठीक है। तो बेसिकली हमेशा याद रखना, अगर मैं आपको सच बताऊं, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है 31 मार्च, वहाँ से 6 महीना फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना, यानी कि कभी भी जनरल मीटिंग एजीएम सितंबर से ज़्यादा ड्यू डेट सितंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमारा ड्यू डेट सितंबर से बढ़ के ज़्यादा नहीं हो सकता, कभी भी हमारा ड्यू डेट सितंबर से ज़्यादा बढ़ के नहीं हो सकता। और हमेशा याद रखिएगा, हर एक कैलेंडर ईयर में एक एनुअल जनरल मीटिंग होना ही होना है, हर एक कैलेंडर ईयर में एक जनरल मीटिंग होना है। तो 16 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 16 मंथ, हर फाइनेंशियल ईयर का 6 मंथ, यानी कि सितंबर ही एक ठो डेट है, या 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम, 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम। तो सपोज कर अपना एक कंपनी खुला था ना दिसंबर में, तो उसका कब खुला था, दिसंबर में खोले थे ना, अभी 20 में फर्स्ट एजीएम हुआ था दिसंबर 20, तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 21, वहाँ से 9 महीना के अंदर कर लेना चाहिए था। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 9 महीना, फर्स्ट एजीएम का बात कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट एजीएम का बात कर रहा था, दिसंबर 20 को मेरा कंपनी खुला था, एंड हो रहा था फाइनेंशियल ईयर इतना 9 महीना के अंदर करना था। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कर लिए, दिसंबर 21 में कर लिए, दिसंबर 21 में एक कर लिए, ठीक है, कर लिए अपने एक एनुअल जनरल मीटिंग कर लिए। 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम, तो दिसंबर से 15 मंथ कितना होगा, दिसंबर से दिसंबर 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, या 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो अर्लियर क्या पड़ रहा है, मार्च, तो ड्यू डेट क्या हो गया, मार्च। ऐसे करते करते अपने कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो बहुत सिंपल था। सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगा, सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगा, ध्यान से देखिए, सब्सिक्वेंट एजीएम कब होगा, 15 मंथ फ्रॉम द लास्ट एजीएम, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। याद रखिएगा, एजीएम आपका इस ड्यू डेट में हो जाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट एजीएम एक्सटेंड नहीं हो सकता, फर्स्ट एजीएम एक्सटेंड नहीं होगा, लेकिन सब्सिक्वेंट एजीएम एक्सटेंड हो सकता है।
कैसे एक्सटेंड करोगे, आरओसी को रिक्वेस्ट करोगे, फॉर्म सबमिट करोगे, GNL1 किसको, आरओसी को, और आरओसी को लगा तो आपका वो 3 मंथ से एक्सटेंड कर सकता है। अगर आरओसी को लगा करना उचित है तो आपका 3 महीना से एक्सटेंड कर सकता है। एक चीज़ याद रखिएगा, साल में एक बार मीटिंग हो जाना चाहिए। तो हम आपको एकदम बेस्ट चीज़ सिखा दिए कि सितंबर के बाद तो कभी ड्यू डेट हो ही नहीं सकता, सितंबर के पहले ही होगा। इसीलिए देखना ना, बड़े बड़े कंपनीज में एक एनुअल जनरल मीटिंग का सीज़न चल रहा होता है, सब लोग जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत सारे एनुअल जनरल मीटिंग्स होता है, बहुत सारे कंपनीज का एनुअल जनरल मीटिंग सितंबर तक लास्ट ड्यू डेट रहता है करने का, ठीक है। अब सितंबर में आप नहीं कर पाए, आपको एक्सटेंशन चाहिए, कितना दे सकता है, 3 महीने का, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि देख एक कैलेंडर ईयर में ही होना पड़ेगा अगर एक्सटेंड भी करवा लिए तो। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ रहा है ऑनलाइन में। AGM शैल बी हेल्ड एनी डे नॉट बीइंग नेशनल हॉलीडे। AGM आप कभी भी कर सकते हो, कोई भी दिन कर सकते हो, बट नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। 9 AM to 6 PM के अंदर आप कभी भी शुरू कर सकते हो। 9 से 6 के अंदर करना, ये नहीं बोला, 9 से 6 के अंदर आप कभी भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। AGM शैल बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में होना चाहिए, या फिर कोई अदर प्लेस विद इन सेम टाउन सिटी विलेज इन विच रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। मेरा रजिस्टर ऑफिस छोटा है तो हम सोचा ITC में कर ले, लेकिन मेरा कैलकाटा में हुआ है, समझ आया, वही बोल रहा है। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कन्वे AGM, अगर आप AGM ठीक से नहीं कर पाए, AGM आप नहीं कर पाए तो ट्रिब्यूनल कर सकता है, अगर उसको कोई दिया हो, रिक्वेस्ट किया हो, या मेंबर सुओ मोटो पे खुद कर सकता है, ठीक है। ये बेसिकली एक रिविजनरी वीडियो है, ठीक है, फटाफट करवाने के लिए, ताकि आपको एक बार रिवाइज करवा पाए, ठीक है। और आप नहीं किए, हम पहले ही बोल देते कोर्ट कर देगा, और कोर्ट जब मीटिंग करेगा तो उसको वोरम का भी ज़रूरत नहीं है, और आपको पेनल्टी लगेगा, फाइन लगेगा 1 लाख का। Am I clear to each and everyone? Okay. अब दूसरा तरह का जनरल मीटिंग जिसको हम लोग बोलते हैं EGM, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। EGM का सेक्शन है 100। ये एक ऐसा लौता मीटिंग है कि ऐसे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही पावर है, लेकिन इस पे शेयर होल्डर भी रिक्वेस्ट किसको करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि AGM बुलाओ। अगर उसके रिक्वेस्ट करने के बाद भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुलाता तो शेयर होल्डर खुद मीटिंग बुला सकता है। यही मैं आपको समझाने वाला था। EGM भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बुलाएगा, शेयर होल्डर चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है, उसके रिक्वेस्ट करने पर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बुलाया तब शेयर होल्डर खुद मीटिंग बुला सकता है। देखो, सारा डिसीजन साल में हम लोग एक बार नहीं ले सकते, इसीलिए हम लोग को जब बीच में डिसीजन लेना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं EGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ओके, EGM का सेक्शन है 100, EGM का सेक्शन बोलो 100। अब EGM का सेक्शन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वेन एवर इट डीम फिट्स, उसको जब भी लगे, कैन कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। मैंने पहले ही बता दिया था, कॉल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन ऑल्सो कॉल्ड EGM बुलाया जा सकता है अगर रिसीव्ड हुआ रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स। एरा गैरा रामू काका का रिक्वेस्ट से नहीं चलेगा, वो मेंबर जिसके पास 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर है वो रिक्वेस्ट करेगा। तो अगर हम अकेले होल्ड करते हैं 10%, मेरे रिक्वेस्ट पे भी वो लोग मीटिंग बुला सकता है, या हम लोग पूरा एक ठो झुंड बांध के जा रहे हैं, 15-16 आदमी का रिक्वेस्ट है, 15-16 आदमी का रिक्वेस्ट मिला के 10% हो जा रहा है, तब भी वो बुला देगा। ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बुलाएगा जब उसको ठीक लगे, लेकिन शेयर होल्डर भी अगर रिक्वेस्ट करेगा तो बुला देगा, नाटक नहीं करेगा, नहीं बुलाएंगे जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, बुला देगा। क्लियर हुआ? लेकिन रिक्वेस्ट करने वाला कोई रामू काका नहीं चलेगा। कोई भी नॉर्मल रामू काका रिक्वेस्ट करेगा मीटिंग बुला लोगे क्या? छोटे मोटे शेयर होल्डर नीच नहीं। अगर कोई शेयर होल्डर तुम्हारा 10% ऑफ वोटिंग पावर रखता है, उतना औकात है उसका, उसके बोलने पे बुलाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये ध्यान से देख लो, EGM
ईजीएम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बुला सकता है, शेयर होल्डर रिक्वेस्ट कर सकता है। रिक्वेस्ट किसको करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट जो कर रहा है वो रिक्वेस्ट करेगा रिटर्न। कब करेगा? रिटर्न रिक्वेस्ट, ठीक है। रिटर्न रिक्वेस्ट किसको करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। रजिस्टर ऑफिस जहाँ है वहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मेरे को ईजीएम के लिए बोल दो, इनको ईजीएम करवाना है, ठीक है। जब वो रिक्वेस्ट किया, अब ये ड्यूटी बन जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कि रिक्वेस्ट से 21 दिन के अंदर कुछ तैयारी कर ले, ऐसा तैयारी कर ले कि 45 डेज के अंदर मीटिंग हो पाए, ठीक है। और ये 45 डेज रिक्वेस्ट से ही काउंट होगा। सुन लो सुन लो सुन लो, रिक्वेस्ट आ चुका है किसके पास? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रिक्वेस्ट आ चुका है। अब इस रिक्वेस्ट से ही सारा काम होगा। सबसे पहला, जिस दिन रिक्वेस्ट आया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 21 दिन के अंदर तैयारी कर लेगा। क्या तैयारी? जो भी तैयारी करना उसको कर ले भाई। 21 दिन के अंदर जो तैयारी करना है कर ले, रेडी हो जा, माइंड में सेट कर ले कि तेरे को मीटिंग करना है 45 डेज के अंदर। 45 डेज कहाँ से? ये रिक्वेस्ट से ही। जिस दिन रिक्वेस्ट भेजे वहाँ से 45 डेज के अंदर मीटिंग हो जाना चाहिए, यानी कि 21 दिन के अंदर शेयर होल्डर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तैयारी कर लेना चाहिए। नोटिस वोटिस देना पड़ता, आगे पढ़ोगे। अगर वो लोग 45 दिन के अंदर, रिक्वेस्ट से 45 दिन के अंदर मीटिंग नहीं कर पाता है, देन शेयर होल्डर लोग खुद मीटिंग कर लेगा विद इन 3 मंथ्स। 3 मंथ्स भी ये रिक्वेस्ट से कैलकुलेट होगा। 3 मंथ्स भी ये रिक्वेस्ट से कैलकुलेट होगा इफ मीटिंग, ठीक है। 3 मंथ्स भी रिक्वेस्ट से ही कैलकुलेट होगा, वही लिखा है, देख लो। Board of Director deem fit can call extraordinary general meeting. Board of Director can also call EGM on the receipt of request of members. वो मेंबर जिसका 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर है रिक्वेस्ट करने का, वही लोग रिक्वेस्ट करेगा। मेंबर में मेक अ रिटन रिक्वेस्ट कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में फॉर EGM. It will be the duty of the director to take steps within 21 days of the deposit of request, so that meeting must be conducted within 45 days from the date of receipt of request. Sub request. If meeting not conducted within 45 days, then the member requested will conduct AGM within 3 months from the date of request. Not AGM, EGM. Within 3 months from the date of request. यानी कि इस 3 महीना अंदर ये जो रिक्वेस्ट है 3 महीना के अंदर बुला लेगा। और मीटिंग बुलाने के बाद जो भी खर्चा हुआ होगा, जो भी खर्चा हुआ रहेगा, वो शेयर होल्डर करेगा और रिम्बर्स कर लेगा कंपनी से। कंपनी बाद में रिम्बर्स कर लेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। पावर लिया हुआ है, ठीक है, ओके। रीज़न बताना पड़ेगा आपको कि आप क्यों EGM बुलाना चाहते, इतना क्या है। NCLT भी चाहे तो EGM बुला सकता है, ठीक है। अब ध्यान से ये वाला लाइन को एकदम क्या बोलते हैं मन में बसा लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट है ये वाला लाइन। EGM कॉल्ड बाय बोर्ड कैन बी हेल्ड इन एनी प्लेस इन इंडिया। AGM का बात नहीं कर रहे, EGM। अगर EGM बोर्ड बुलाता है कोई भी प्लेस में इंडिया में हो सकता है। इफ इट इज़ होली ओन सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया कैन बी हेल्ड एनी प्लेस इन द वर्ल्ड। इफ इट इज़ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो आउटसाइड इंडिया, वो तुमको होली ओन्ड करता है, तुम्हारे कंपनी का पूरा शेयर्स वो रखता है, तो तुम्हारा EGM ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो कॉल्ड बाय बोर्ड होना चाहिए। अगर वो कॉल्ड बाय रिक्वेजनिस्ट है यानी कि शेयर होल्डर द्वारा है तो रजिस्टर ऑफिस में ही होगा, ठीक है, या फिर कोई और प्लेस में जहाँ रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। ये बहुत याद रखिएगा। अगर बोर्ड द्वारा बुलाया गया EGM है तो एनी प्लेस इन इंडिया, लेकिन तुम अगर होली ओन सब्सिडरी हो किसी ऐसे कंपनी का जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अगर तुम्हारे रिक्वेस्ट पे आया है, बोर्ड के द्वारा रिक्वेस्ट पे नहीं आया, तो रजिस्टर ऑफिस में होगा या दैट प्लेस जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड हो। 10th नंबर, EGM कॉल्ड बाय BOD कैन बी हेल्ड इन एनी डे एट एनी टाइम, ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुला रहा है कोई भी दिन कोई भी समय, और अगर मेंबर बुला रहा है तो 9 से 6 के बीच में। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नॉट रिक्वायर्ड व्हेन कॉल्ड बाय मेंबर्स। ये क्या होता है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स के बारे में। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? एम आई क्लियर दिस मच? बहुत क्लियर था कि EGM बोर्ड बुला रहा है तो एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है।
और ईजीएम का कोई भी समय नहीं है अगर बोर्ड बुला रहा है तो, लेकिन अगर ईजीएम रिक्वेस्ट पे आ रहा है तो आपको रजिस्टर ऑफिस में करना पड़ेगा और 9 से 6 के बीच में करना होगा। आई क्लियर दिस? सो सेक्शन 96 एनुअल जनरल मीटिंग में डील करता है, मैं फिर 100 अपने ईजीएम में डील करता है। उसके बाद अपने पढ़ने वाले हैं नोटिस सेक्शन 101, शुभ काम, शुभ शुभ के शुभ समाचार, शुभ समाचार। ओके, नोटिस, नोटिस का सेक्शन बोलो, नोटिस ऑफ मीटिंग का सेक्शन बोलो 101, शुभ शुभ काम है, इसीलिए 101। देखिए, मीटिंग करने के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। आप मीटिंग करने वाले हो, उसका आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस कैसा दोगे? नोटिस आप दोगे एक रीजनेबल फॉर्म में। देखिए, नोटिस क्या होता है, अगर आपको मीटिंग करना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। किसको देना है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन नोटिस देना पड़ेगा। जब आप किसी को नोटिस देते हो मीटिंग का, तो एक चीज़ दिमाग में याद रखना है कि नोटिस देते वक्त हम लोग को नोटिस में कुछ चीज़ लिख के भेजना है, ठीक है। नोटिस ऑफ वॉट? नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग की जनरल मीटिंग होने वाला, उसका इन्फॉर्मेशन आपको देना है। तो उस नोटिस में एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा मतलब कि आप क्या मैटर डिस्कस करोगे, ठीक है, क्या बिजनेस मैटर डिस्कस करोगे। मेरा बच्चा लोग को गारंटी पता है कि 2 बिजनेस मैटर होता है, एक होता है ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर और एक होता है स्पेशल बिजनेस मैटर, ठीक है। तो नोटिस, अगर आप ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस कर रहे हो, अगर आप ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस करने वाले हो, तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने का कोई भी दरकार नहीं होगा। ये जब पढ़े हो ना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, तो अगर आप ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस कर रहे हो तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो सेक्शन 102 में डील करता है वो देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेशल बिजनेस डिस्कस कर रहे हो तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। सर, ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो डिस्कस करता है, डिटेलिंग देता है, समझ आए? तो स्पेशल बिजनेस में थोड़ा डिटेलिंग लगता है, कौन आ रहा है वो, इसीलिए। ऑर्डिनरी बिजनेस में रोज़ का मारा मारी में आप उतना डिटेलिंग नहीं देते हो, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नोटिस मीटिंग के लिए कर रहे हो तो नोटिस में एजेंडा होना चाहिए। एजेंडा मतलब क्या मैटर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी यस भी। उसके बाद टाइम प्लेस, कहाँ पे होने वाला है, किस जगह पे होने वाला है, किस समय पे होने वाला है, इसी को हम लोग नोटिस बोलते हैं, ठीक है। नोटिस क्लियर होना चाहिए, वही वो बोल रहा है। मार्क कर लेते हैं सेक्शन 101, नोटिस इज एसेंशियल टू कॉल अ मीटिंग। और हमेशा याद रखिएगा 21 डेज का क्लियर नोटिस चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हेलो कल मीटिंग आ जा, नो, 21 डेज का क्लियर नोटिस होना चाहिए। मैं बहुत अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करूँगा ये क्लियर वर्ड को। नोटिस शैल बी इन रीजनेबल फॉर्म, क्लियर होना चाहिए, एक्सप्लिसिट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। आइदर आप राइटिंग में दे रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे रहे हो। ये देखिए 21 डेज क्लियर डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड, 21 क्लियर डेज नोटिस इज रिक्वायर्ड, 21 डेज क्लियर डेज नोटिस, 21 डेज क्लियर नोटिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सर, ये क्लियर नोटिस डेज को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखिए, जिस दिन आप नोटिस को ध्यान से समझिए, आपका डेट ऑफ मीटिंग सपोज करिए 30, कोई भी डे ले लीजिए, मार्च को है, ठीक है, मान लीजिए आप नोटिस डिस्पैच किए हो, नोटिस आप डिस्पैच किए हो 1 तारीख को, ठीक है, 1 मार्च को। 21 क्लियर डेज बोलता है डेट ऑफ नोटिस जब आप पोस्ट कर रहे हो, और डेट ऑफ मीटिंग, ये नोटिस ये डेट ऑफ मीटिंग, इन दोनों में 21 दिन का गैप होना चाहिए। इसके और इसके बीच में, मतलब इन दोनों में 21 दिन का गैप होना चाहिए, यानी कि इन दोनों में 21 दिन का गैप होना चाहिए। यानी कि जब आप ये 21 दिन कैलकुलेट करोगे, ये भी आपको एक्सक्लूड करना है, डेट ऑफ मीटिंग भी एक्सक्लूड करना है, यानी कि 1 तारीख को भी एक्सक्लूड करना है, 30 तारीख को भी एक्सक्लूड करना है। प्लस नोटिस पोस्ट के थ्रू जा रहा है, डाल रहे हो लेटर के थ्रू, तो लॉ बोलता है ऐसा मान लो कि नोटिस 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर पहुंच गया होगा। यानी कि 1 तारीख को डिस्पैच कर रहे हो तो मेंबर के पास 2 तारीख को भी इंक्लूड नहीं करोगे, 3 तारीख को भी इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये 2 तारीख और 3 तारीख को नोटिस पहुंचने में टाइम लगा होगा, 2 दिन तो लगा होगा, तो ये 2 दिन भी कैलकुलेट नहीं करोगे। यानी कि 4 तारीख से लेके 29, क्योंकि डेट ऑफ मीटिंग भी कैलकुलेट नहीं होगा,
तो 4 तारीख से लेके 29 में अगर आपका 21 दिन का गैप दिख रहा है तो होगा। तो अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली आपको 21 दिन का गैप दिख रहा है, उसी को वैलिड नोटिस बोला जाएगा, क्योंकि नोटिस में 21 क्लियर डेज का गैप होना ज़रूरी है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि 21 डेज़ का क्लियर नोटिस होना चाहिए। शॉर्टर नोटिस पे भी आप बुला सकते हो, मीटिंग वैलिड रहेगा, लेकिन आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। कंसेंट कैसे लेना होगा? शेयर होल्डर लोग देगा। 95% ऑफ मेंबर एंटाइटल टू वोट अगर बोल दिया ठीक है हमको शॉर्टर नोटिस चलेगा, तो शॉर्टर नोटिस में भी चलेगा। अब ये ध्यान देखिए, कौन कौन पर्सन एंटाइटल है रिसीव होने के लिए नोटिस, कौन कौन इंसान एंटाइटल है रिसीव करने के लिए नोटिस, कौन कौन पर्सन एंटाइटल है रिसीव करने के लिए नोटिस। पहले मैड, MAD, M फॉर मेंबर ऑफ द कंपनी। किसको किसको आप नोटिस दोगे? किसको किसको आप नोटिस दोगे जनरल मीटिंग अटेंड करने का? मेंबर को, ऑडिटर को, डायरेक्टर को। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर, मर गया बाबा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट है उसके जो असाइनी है उसको जो रिप्रेजेंट करेगा वो, ठीक है, वो क्लियर हुआ? अब दिख रहा होगा आपको। तो मेंबर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज मेंबर, असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा आपको। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मैंने कि जैसे बोला, अगर आप स्पेशल बिजनेस डिस्कस करोगे तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है ये सेक्शन 102 में है। अब आता है कोरम 103। कोरम 103, मिल बैठेंगे हम तीन यार 103, सेक्शन 103 कोरम, ठीक है। हम तुम और वो 103, 3 लोग, कोरम के लिए भी 103 सेक्शन। नाउ व्हाट इज कोरम? मैं क्लास करवाने आया हूँ, अभी फ़िलहाल मेरे अंडर CMS 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इस 60 बच्चे में से सिर्फ 2 लोग आए, तो क्या मैं क्लास करवाऊँगा? नहीं करवाऊँगा। वही है कोरम। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम मेंबर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है एक मीटिंग में। टोटल जितना भी मेंबर हो, लेकिन एक मिनिमम मेंबर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी पर्सनली प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। पर्सनली प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग। जिस दिन मीटिंग है उस दिन किन लोगों को मिनिमम मेंबर चाहिए मीटिंग करने के लिए, उसको कोरम बोलते हैं। तो वही लाइन देखिए लिखा हुआ है, कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी पर्सनली प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी पर्सनली प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। डेट ऑफ मीटिंग में कितने मेंबर का रहना, पर्सनली प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उसको हम लोग कोरम बोलते हैं। तो प्राइवेट कंपनी का क्या रूल है और प्राइवेट कंपनी का क्या रूल होगा और पब्लिक कंपनी का क्या रूल होगा? प्राइवेट कंपनी का क्या रूल है? प्राइवेट कंपनी का क्या रूल है? प्राइवेट कंपनी बोलता है कि मिनिमम 2 आदमी चाहिए या आर्टिकल विच एवर इज हायर। अगर प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में लिख दिया 5 ठो चाहिए, तो कितना कोरम चाहिए? 5। प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में लिख दिया 1 ठो चाहिए, 2, क्योंकि यहाँ बोल दिया है मिनिमम 2 और आर्टिकल विच एवर इज हायर। समझ आया? मतलब इतना मेंबर चाहिए मीटिंग करने के लिए। पब्लिक कंपनी में आर्टिकल या फिर ये लिस्ट विच एवर इज हायर, आर्टिकल या फिर लिस्ट विच एवर इज हायर, आर्टिकल या फिर लिस्ट विच एवर इज हायर, आर्टिकल या फिर लिस्ट विच एवर इज हायर। क्या लिस्ट है? अगर तुम्हारे कंपनी पे अप टू 1000 मेंबर है, डेट ऑफ मीटिंग में अगर 1000 मेंबर्स है, मतलब तुम्हारे पब्लिक कंपनी हो, तुम्हारे रिकॉर्ड में 1000 मेंबर्स है, तो 5 मेंबर को हम लोग कोरम मान लेंगे। 1000 से ज़्यादा है, 5000 तक है बट, तो 15 मेंबर, और मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर। मोर देन 5000 है तो 30 मेंबर। तो सपोज करो अप टू 1000 कितना? 5, लेकिन तुम्हारे आर्टिकल में लिखा है कि अप टू 1000 में हम लोग 10 मेंबर को कोरम मानेंगे, तो कितना मेंबर होगा? 10 मेंबर कोरम मानेगा, क्योंकि ओपन बोल रहा है कोरम मस्ट बी एज फॉलोज और आर्टिकल विच एवर इज हायर। तो कोरम मतलब मिनिमम मेंबर कंपनी में होना, जिसको आप रहने से आप वोट करोगे, जिनके रहने से आप मीटिंग को कंडक्ट करोगे, ठीक है। ये रहा रूल्स ऑफ कोरम। सबसे पहला, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। पर्सनली प्रेजेंट मस्ट बी काउंटेड, प्रॉक्सी नहीं चलेगा।
एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनीज और गवर्नमेंट विल बी इंक्लूडेड इन कोरम। ऑब्वियस सा बात है, अगर एक कंपनी का शेयर होल्ड किया तो कंपनी भी तो मेंबर बन गया, तो कंपनी का बिल्डिंग थोड़ी ना आएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा, तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट काउंटेड फॉर कोरम, क्योंकि कोरम में देखिए क्या लिखा है, कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू बी पर्सनल प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। मीटिंग करने के लिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। जॉइंट शेयर होल्डर को एक काउंट करिएगा। अ मेंबर प्रेजेंट एज ए डुअल कैपेसिटी एज ए मेंबर एंड ए ट्रस्टी विल बी कंसिडर्ड एज वन। दोनों को एक काउंट करेंगे, यानी कि एक व्यक्ति एज अ मेंबर आया है खुद का, और दूसरे किसी शेयर होल्डर का हम ट्रस्टी है, वो बाहर गया, उसका हम शेयर संभालते हैं, ट्रस्टी है, तो हमको 2 माना जाएगा। कोरम कब प्रेजेंट हो जाना चाहिए? विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मीटिंग। तो हम लोग जैसा बेशरम आदमी लोग हैं ना, क्लास का टाइम दिया रहता है सुबह 7:30 बजे या 9:15 पे, तुम लोग आए गए बेशरम लोग की तरह लेट में, प्रोफेशनलिज्म का पूरा डैश का डैश करके रखा है तुम लोग। अगर 1 घंटा हो गया तो हम थोड़ी ना वेट करेंगे, तो कोरम मस्ट बी प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर। लेकिन मेरे क्लास के लिए कोरम मस्ट बी प्रेजेंट विद इन 2 मिनट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग टाइम, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा कोरम का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है चेयरमैन। बस ख़त्म होने वाला है ये पूरा लेक्चर। चेयरमैन 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 का सेक्शन बोलो 104। चेयर का 4 पैर, चेयर का 1 2 3 4 पैर, तो सेक्शन 4 104 ठीक है। चेयरमैन कौन होता है? देखो भाई, चेयरमैन ही एक ऐसा इंसान होता है जो कंपनी में मीटिंग करवाएगा, जिसका तुम लोग सुनोगे, ठीक है। अब नॉर्मली क्या रूल है? नॉर्मली रूल ये है, चेयरमैन जो रहता है वो आप लोग डिसाइड कर लेते हो, ठीक है। मीटिंग स्टार्ट होने वाला है तो तुम लोग आपस में डिसाइड कर लेते हो, तो चेयरमैन पहले डिसाइड होता है बाय शो ऑफ हैंड। 2 तरह से वोट होता है, शो ऑफ हैंड यानी कि जितने लोग उतना वोट, जितना हाथ उतना वोट, 1 वोट 2 वोट 3 वोट, जितना हाथ उतना वोट। अब होता है दूसरा वोटिंग तरीका बाय पोल। पोल का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब होता है पोल का मतलब होता है वही लिख के वो डब्बा में डालना, उसको पोल बोलते हैं, ठीक है। मतलब जितना तुम्हारा शेयर होल्डिंग उतना तुम्हारा वोट, ठीक है। अब देखो चेयरमैन के लिए, चेयरमैन कौन रहेगा? एकदम सिंपल बात बोलते हैं, चेयरमैन एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जिसका आर्टिकल में जो लिखा है वो चेयरमैन रहेगा। अगर आर्टिकल में नहीं लिखा है तो मेंबर्स डिसाइड कर सकते हैं, मेंबर जो प्रेजेंट है मीटिंग में वो डिसाइड कर सकते हैं बाय शो ऑफ हैंड कि कौन चेयरमैन बनेगा। तो आर्टिकल में जो लिखा है, सपोज करो आर्टिकल में लिख दिया कि ये इंसान बनेगा और ये ज़िंदगी भर रहेगा, तो वही रहेगा, बस खत्म। आर्टिकल कुछ नहीं बोल रहा तो मेंबर आपस में डिसाइड करके एक इंसान को मीटिंग के लिए चेयरमैन बना सकते हैं बाई शो ऑफ हैंड। पहले शो ऑफ हैंड ही होता है, कोई भी डिसीजन शो ऑफ हैंड होता है। लेकिन कोई अचानक से बोलता है हमको पोल करवाना है, हमको पोल में वोटिंग चाहिए, पोल में मतलब सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 सब शो ऑफ हैंड कर रहा था, अचानक से ये आदमी को जोश चढ़ा, बोले नहीं आई विल डिमांड पोल से कराओ वोटिंग, पोल से कराओ, तो पोल से करा लो। तो पोल से कराते वक्त, ठीक है, देखो हम तुमको एक अच्छा चीज़ सिखा दे रहे हैं। सपोज करो ये 1 2 3 4 5 6 जन है, 6 जन मिल के डिसाइड किया कि हम इसको बनाएंगे चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड। लेकिन इसको बहुत दुनिया में प्रॉब्लम था, ये डिमांड कर दिया पोल, बोला कि नहीं पोल कराओ। तो पोल कराने में क्या होता है, जितना जिसका शेयर होल्डिंग उतना उसका डिसीजन। तो ये जो पोल होगा उस समय तक के लिए चेयरमैन रहेगा, यही चेयरमैन रहेगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना चेयरमैन में। ये देखिए, अनलेस द आर्टिकल ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग शैल इलेक्ट देमसेल्फ टू बी द चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड। लेकिन अगर कोई पोल डिमांड कर दिया on the election of chairman, it shall be taken forthwith and the chairman elected on show of hand shall exercise all the power as a chairman and conduct कर देगा। क्लियर हुआ? ठीक है, एक बार जो पोल में बन गया वही चेयरमैन रहेगा रेस्ट ऑफ द मीटिंग में। लेकिन आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड, आर्टिकल क्या प्रोवाइड करेगा? तो हम लोग चेयरमैन किसको अपॉइंट करेंगे? टेबल एफ आर्टिकल का रेगुलेशन नंबर 45 46 47 कुछ और बोलता है, या आर्टिकल का बाद से बोल, आर्टिकल अगर नहीं बोला तो वही करेंगे। आर्टिकल चुप है तो क्या करेंगे? मेंबर शो ऑफ हैंड से कर लो, मेंबर शो ऑफ हैंड से कर लो। फिर अचानक से कोई बोले पोल तो पोल से कर लो, मेंबर तुम कर लो, अगर आर्टिकल कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर आर्टिकल कुछ और बोल रहा है तो वो सुनो। नॉर्मली आर्टिकल ये भी बोलता है, टेबल एफ का आर्टिकल ये सब बोलता है, क्या बोलता है देखो,
कि जो बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन था ना, वो इस मीटिंग का भी चेयरमैन बन जाएगा, क्योंकि बोर्ड मीटिंग हो जाता है इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जाता है इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर, तो उस समय चेयरमैन अपॉइंट हो जाता है। तो चेयरपर्सन बोर्ड का अगर कोई है, वही चेयरपर्सन जनरल मीटिंग का रहेगा। लेकिन सपोज करो वो नहीं आया 15 मिनट के अंदर, कोरम के लिए 30 मिनट, चेयरमैन के लिए 15 मिनट, ठीक है। मुकेश भैया नहीं आ पाए, अंबानी जी नहीं आ पाए टाइम पे, भाभी टाइम लगा दी तैयार होने में, 15 मिनट में नहीं आ पाए, तो आपस में जो डायरेक्टर और भी रेस्ट डायरेक्टर है, वो लोग आपस में डायरेक्टर लोग डिसाइड कर लेगा कि कौन बनेगा। वो है रेगुलेशन 46। रेगुलेशन 47 ये बोलता है कि अगर डायरेक्टर लोग नहीं अपॉइंट कर पा रहा है, या फिर कोई डायरेक्टर ही नहीं आया टाइम पे, देन मेंबर डिसाइड कर लो, आपस में डिसाइड कर लो। तो जब मेंबर आपस में डिसाइड करता है, ये वाला रेगुलेशन कनेक्ट कर देता है इसी वाले पार्ट को, समझ आया? ये वाला रेगुलेशन उसी वाले पार्ट को कनेक्ट कर देता है, वहाँ तक जाके उसको कनेक्ट कर देता है। क्लियर हुआ? वहाँ तक जाके उसको कनेक्ट कर देता है। यही हुआ चेयरमैन। तो व्हाट आर द पावर्स ऑफ चेयरमैन? चेयरमैन हैज़ अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब क्या है? अगर कभी टाई हुआ तो चेयरमैन वापस से वोट करके वो टाई को ब्रेक कर सकता है, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। अच्छा, मीटिंग को एडजर्न करवा सकता है वो, ठीक है। अच्छा, चेयरमैन के पास पावर है टू एक्सक्लूड मिनट्स। देखो, जनरल मीटिंग में कुछ भी हो, जनरल मीटिंग में कुछ भी हो, कोई भी तरह का डिसीजन हो, कुछ भी हो, सब एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। मतलब मीटिंग में किया हुआ सारा डिसीजन एक बुक में लिखा जाता है, उस बुक को बोलते हैं मिनट्स। तो चेयरमैन के पास फुल डिस्क्रिप्शन पावर है कि क्या चीज़ मिनट्स में आएगा, क्या चीज़ मिनट्स में नहीं आएगा, क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। और ऑर्डर और मेंटेन डेकोरम तो है ही। अच्छा, एक चीज़ जस्ट मुझे अभी याद आया, कोरम में अपने एक चीज़ थोड़ा सा मिस कर गए, कि कोरम वाला चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए भैया आप। कर देते हैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज करो मीटिंग है, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग, मतलब फर्स्ट मीटिंग में हम गए, देखते हैं कोरम आया हुआ है, ठीक है, कोरम आया हुआ है, लेकिन कियोस हो गया। कियोस मतलब समझ तो झमेला हो गया, धड़ाम धुड़ुम धड़ाम। तो जब भी कियोस हो जाएगा तो मीटिंग क्या हो जाएगा? एडजर्न हो जाएगा। मीटिंग क्या हो जाएगा? एडजर्न हो जाएगा। एडजर्न मतलब आगे हो जाएगा। एडजर्न होके कब होगा? सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, बट इन द नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक में सेम डे होगा। तो सेकेंड मीटिंग में भी, सेकेंड मीटिंग में कोरम ऐसे, रुको रुको तुमको इस वे में समझाते, ऐसे समझो। फर्स्ट मीटिंग में कोरम नहीं आया, फर्स्ट मीटिंग में कोरम नहीं आया, तो मीटिंग क्या हो जाएगा? एडजर्न हो जाएगा। मौका देंगे तुम लोगों को, एडजर्न हो जाएगा। फर्स्ट दिन क्लास में क्या देखे? 3 जन आए, 60 में 3 जन आए, बोले यार छोड़ो तुम लोग, 3 जन आए, एडजर्न कर देते हैं, नेक्स्ट वीक ले लेंगे, नेक्स्ट वीक ले लेंगे। नेक्स्ट वीक में देखते हैं कि कोरम फिर से नहीं आया, ठीक है, एक मीटिंग एडजर्न हो चुका है, नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं कोरम फिर से नहीं आया। तो अब एकदम सिंपल सा रूल ये है कि नेक्स्ट मीटिंग में जितना मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है उसी को कोरम मान के हम मीटिंग कर लेंगे। जितना मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है उसी को हम कोरम मांग के फिर से मीटिंग कर लेंगे। यानी कि इसमें जितना मेंबर भी आए वही मेरा कोरम, बार बार थोड़ी ना क्लास ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर हुआ? ये एक चीज़ हम तुमको बताने वाले थे। थर्ड चीज़ क्या है? कोरम आया लेकिन केओस हो गया, तब एडजर्न कर दो। एडजर्न मीटिंग में कोरम फिर आया, केओस हो गया, तब भी एडजर्न कर दो। अब वापस थर्ड एडजर्न, दूसरी बार जब एडजर्न हो रहा है उसमें कोरम नहीं आया, तब भी एडजर्न कर दो। इसका मतलब समझे क्या हुआ? कि जब भी केओस आएगा तब एडजर्न हो जाएगा। केओस मतलब झमेला, यहाँ मारपीट हो रहा है, पत्थर से पत्थर उत्तर फेंक रहे, हम क्लास कराएंगे, रेडी नहीं बाबा, केओस हो रहा है, एडजर्न। केओस जब भी हो एडजर्न, लेकिन कोरम नहीं आना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर कोरम नहीं आया, एक ही बार एडजर्न होगा, क्योंकि दूसरी बार क्लास होगा, ठीक है, अगर केओस ना हुआ तो। ये चीज़ हम तुम लोग को रिवाइज करवाए थे क्लास में। ओके, सो अपने चेयरमैन कर चुके हैं, अब आ जाते हैं प्रॉक्सी में। प्रॉक्सी का सेक्शन है सेक्शन 105। सेक्शन 105 जो है वो प्रॉक्सी से डील करता है कि हु कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी, कौन प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। प्रॉक्सी कौन अपॉइंट करेगा? एक ऐसा मेंबर जो एंटाइटल है मीटिंग में जाके वोट करने के लिए, वो अपॉइंट करेगा प्रॉक्सी। एक ऐसा मेंबर जो एंटाइटल है मीटिंग में जाके वोट करने के लिए, वो अपॉइंट करेगा प्रॉक्सी।
प्रॉक्सी वहाँ पे जाके कुछ बोल नहीं सकता, ऐसे चुप बैठेगा। और प्रॉक्सी सिर्फ एक ही तरह से वोट कर सकता है, बाई पोल। शो ऑफ हैंड से प्रॉक्सी वोट नहीं कर सकता। प्रॉक्सी कैन बी अ मेंबर ऑल्सो, कैन बी एन आउटसाइडर ऑल्सो। कंपनी का मेंबर को प्रॉक्सी बना सकता है या फिर आउटसाइडर को भी बना सकता है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में प्रॉक्सी सिर्फ और सिर्फ मेंबर में होगा। क्लियर है? सपोज करो हम और मेरी वाइफ मेंबर है कंपनी की, तो हम नहीं जा पा रहे तो मेरी वाइफ मेरे को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है? हम अपने दोस्त को भेजते रहे, ठीक है? क्यों भेज रहे? क्योंकि मेरी वाइफ भी नहीं जाएगी, हम अपने दोस्त को भेज दे रहे हैं। दोस्त कभी भी शेयर होल्डर नहीं, क्या मेंबर नहीं है, लेकिन वो जा सकता है क्योंकि वो सेक्शन 8 कंपनी में नहीं है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में वही प्रॉक्सी बनेगा जो मेंबर है। वही लिखा है, एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है? एनी मेंबर ऑफ कंपनी एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन वेदर अ मेंबर और नॉट। मेंबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी एज इज प्रॉक्सी to attend and vote instead of himself, but a proxy so appointed shall not have any right to speak। बोले ना, चुप रहेगा, एकदम चुप रहेगा, वो बकर बकर नहीं करेगा मीटिंग में। अच्छा, अब प्रॉक्सी का लिमिटेशन पूछ रहे, एक आदमी कितना जन को रिप्रेजेंट करता है? एक आदमी कितना जन का प्रॉक्सी बनेगा? एक आदमी मैक्सिमम 50 जन का बनेगा और 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर। इसका मतलब ये है, अगर उसका औकात कितना है 50 तक, 50 से ज़्यादा वो प्रॉक्सी नहीं बन सकता। एक इंसान 50 मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है, या फिर 10%। यानी कि सपोज करो हम नहीं जा पा रहे, मेरी वाइफ नहीं जा पाई, तो मेरा दोस्त का दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता, हाँ, क्योंकि मैक्सिमम 50 है। लेकिन सपोज करो अकेला मेरा ही 10% हो जा रहा है, मेरा ही इतना वोटिंग पावर है कि मेरा ही प्रॉक्सी बनते ही उसका 10% हो जा रहा है, तब वो किसी और को, मतलब वो मेरी वाइफ का प्रॉक्सी नहीं बन सकता। समझ आ रहा है? वही बता रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर एक इंसान 15% होल्ड करता है और वो 15% का प्रॉक्सी किसी और को बनाता है तो बन सकता है? हाँ, बन सकता है। सर आप 10 बोले, अरे इसका एक्सेप्शन दिया है कि एक इंसान का लेते ही आप और नहीं बन सकते क्योंकि उसका मैक्सिमम 15% है ही। ठीक है? ये देखिए, एज पर रूल 12 नो पर्सन शैल एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन द बिहाफ ऑफ मेंबर एक्सीडिंग 50। ठीक है? या फिर एग्रीगेट 10% ऑफ ये, प्रोवाइडेड member holding more than 10% of the total share capital of the company carrying voting right may appoint a single person as proxy। ये वाला कई बात किया, मोर देन 10% तो कहाँ जाएगा, वो भी अपॉइंट कर सकता है। अब ये व्यक्ति शैल नॉट एक्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर एनी अदर पर्सन और द शेयर होल्डर्स। ठीक है? अच्छा, आपको शेयर होल्डर, आपको प्रॉक्सी अपॉइंट करना, कर लो, लेकिन प्रॉक्सी का फॉर्म को जमा कर दो कंपनी के पास एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर अ मीटिंग। ठीक है? डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी विद द कंपनी, डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी बिफोर द कंपनी, कि तुम प्रॉक्सी भेजने वाले हो, 48 आवर्स बता दो। एक फॉर्म आता है MGT 11 में, MGT 11 एक फॉर्म है, उसी को भर के 48 आवर्स पहले, मीटिंग के 48 आवर्स पहले कंपनी को बता दो कि आप प्रॉक्सी भेजने वाले हो। ये रहा फॉर्म नंबर MGT 11। अगर कोई व्यक्ति चाहे, कोई भी मेंबर चाहे तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन प्रॉक्सी भेज रहा है, ऐसे इंस्पेक्ट करना कर लो। लेकिन इंस्पेक्ट करने से पहले तुमको 3 डेज पहले का नोटिस भेजना पड़ेगा, एटलीस्ट 3 डेज का नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है? 3 डेज पहले तुमको ये बताना पड़ेगा कि तुम 3 दिन बाद आने वाले हो। और कंपनी प्रॉक्सी का जो रजिस्टर वो मेंटेन किया है, वो मीटिंग के 24 घंटा पहले से ओपन रखेगा कि आइए भाई साहब, आप चाहते थे ना वोटिंग हो, आप कर लो वोटिंग, आप चाहते थे ना वोटिंग हो, आप कर लो वोटिंग। ये वाला बात है। एम आई क्लियर? आप इंस्पेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंस्पेक्शन बिजनेस आवर में ही होगा। क्लियर हो? इंस्पेक्शन बिजनेस आवर में ही होगा, इंस्पेक्शन बिजनेस आवर में ही होगा। ओके, ई वोटिंग सेक्शन 108, ई वोटिंग सेक्शन 108 फेमस है। अगर कंपनी चाहे तो ई वोटिंग करवा सकता है। ई वोटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। अब देखिए, किसी किसी कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कंपलसरी हो जाता है। ठीक है? किसको किसको वोटिंग कंपलसरी हो जाता है? सबसे पहला, हर एक लिस्टेड कंपनी को वोटिंग कंपलसरी हो जाएगा। एक पॉइंट छूट गया इधर। दूसरा, एक ऐसा कंपनी, कंपलसरी मतलब एप्लीकेबल है, ई वोटिंग आप करवा सकते हो, कंपलसरी मतलब करवाना है ऐसा नहीं है, करवा सकते हो। दूसरा, ऐसा कंपनी जिसमें मिनिमम 1000 मेंबर्स हो, ऐसा कंपनी जिसमें मिनिमम 1000 मेंबर्स हो, वो ई वोटिंग करा सकता है। ठीक है? अब ई वोटिंग करवाने का पहला प्रायर रिक्वायरमेंट क्या क्या है? देखिए,
आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। किसको? अरे वो तो पता ही है किसको। कैसे भेजोगे? रजिस्टर पोस्ट से, ईमेल से, कुरियर से। और ये नोटिस आपको वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा। इस नोटिस में का कंटेंट क्या रहेगा? इस नोटिस का कंटेंट ये रहेगा, आप ये बोलोगे कि हम लोग ई वोटिंग फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट काट दो, ई वोटिंग फैसिलिटी दे रहे हैं। और ई वोटिंग फैसिलिटी देने के बाद आपको उस नोटिस में प्रोसेस बताना होगा कि लोग कैसे वोटिंग कर सकते हैं। प्रोसेस, मैनर, टाइम पीरियड, कब करना है, लॉगिन आईडी डिटेल, मतलब सब आईडी डिटेल देना पड़ेगा। और ई वोटिंग का एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा आपको एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। क्या आप ई वोटिंग करवा रहे हो, इसका एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा आपको, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, कि आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, इसका आपको देना पड़ेगा। ये सब हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं है, आप एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो, इसके बारे में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ई वोटिंग खुलेगा कब से? ई वोटिंग खुल कब जाएगा? कब आप ई वोटिंग कर सकते हो? एटलीस्ट 3 डेज से खुला होना चाहिए और क्लोज हो जाएगा एट 5 PM ऑन द डेट प्रिसाइडिंग द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। कल मीटिंग है तो पिछले दिन का शाम 5 बजे तक खुला रहेगा और एटलीस्ट 3 डेज़ का टाइम होना चाहिए। मतलब खुलेगा एटलीस्ट 3 डेज़ पहले, बंद हो जाएगा मीटिंग के 5 बजे, मीटिंग के नेक्स्ट प्रिसीडिंग डे के 5 बजे बंद हो जाएगा। खुलेगा एटलीस्ट 3 डेज़, बंद होगा मीटिंग के प्रिसीडिंग डे का जो 5 बजेगा उस समय ऑफ हो जाएगा। तो इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसको आप छोटा सा याद करो। सबसे पहले सेक्शन बोलोगे, सेक्शन 108, ई वोटिंग का सेक्शन 108 एप्लीकेबल किस पे है? लिस्टेड कंपनी पे, ठीक है, और कंपनी हैविंग मिनिमम मेंबर 1000, ठीक है। आप ई वोटिंग करवाना चाहते हो, करवा लो। ई वोटिंग करवाने के लिए आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, किसको? वही मैडवेट को। ये बताना पड़ेगा कि आप ई वोटिंग फैसिलिटी दे रहे हो। साथ ही साथ आपको डिटेल्स भी बताना पड़ेगा। डिटेल्स मतलब कैसे करके आप वोट कर सकते हो, कैसे करके आप वोट नहीं कर सकते, ऐसा डिटेल्स आपको बताना पड़ेगा। आपको 21 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा कि आप ई वोटिंग फैसिलिटी दे रहे हो। कहाँ पे दोगे? वर्नाकुलर लैंग्वेज और इंग्लिश न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर लैंग्वेज और इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट दोगे। वर्नाकुलर लैंग्वेज और इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजमेंट दोगे। ये एडवर्टाइजमेंट देने के बाद ये ई वोटिंग खुलेगा कब से? 3 दिन, एटलीस्ट 3 दिन का टाइम देना चाहिए। खुले हुए 3 दिन, एटलीस्ट 3 डेज होना चाहिए, लेकिन बंद हो जाएगा मीटिंग जिस दिन उसके प्रेसिडिंग डे के शाम का 5 बजे। दिस इज़ ऑल अबाउट मीटिंग का यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको दिमाग में रखना है। और ये बहुत ही, ये कोई रेगुलर क्लासेस नहीं है, ये रिविजनरी क्लासेस है, ताकि एक बार आप रिवीजन इसको कर पाओ शॉर्ट में। तो डिटेल डिस्कशन इसका ऑब्वियसली क्लास में होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।